अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। मट्टी एक जानदार चीज़ है, मगर हम इसके साथ बेजान चीज़ों जैसा सलूक कर रहे हैं। साइंस कहती है कि एक मुट्ठी मट्टी में 8 से 10 अरब माइक्रोब्स बसते हैं, यानी दुनिया भर की आबादी से ज़्यादा नफूस सिर्फ 100 ग्राम मट्टी में मौजूद होते हैं। इन्हीं माइक्रोब्स को ज़मीन की माँ कहा जाता है, जो ज़मीन में मौजूद खुराक के ज़ख़ीरे को पौधे के लिए दस्तयाब हालत में लेकर आते हैं, जिसे पौधा अपनी खुराक बनाता है। इसके अलावा पौधे को जो भी ग़िज़ाई ज़रूरत होती है, यही माइक्रोब्स पूरी करते हैं। मगर अफसोस कि हम मुख्तलिफ इक़साम की कीमियाई खादों और जहरों का इस्तेमाल करके इन्हीं माइक्रोब्स का कत्लेआम कर रहे हैं, मगर हमें इसका इल्म तक नहीं। कीमियाई खादों के बेदरेग इस्तेमाल का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सोचें, जो केमिकल ज़मीनी हयातियात को मारने की सलाहियत रखता है, वो इंसानों के साथ क्या सलूक कर सकता है। फर्टिलाइज़र्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से सॉइल माइक्रोब्स ही अफेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि साथ ही साथ इंसानों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अगर हम देखें, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और जिसकी वजह से सॉइल माइक्रोबायोटा बुरी तरह से स्पॉइल हुए हैं। इंसानों की ज़िंदगी को लेकर देखें तो इंसान बहुत सारी फेटल डिजीज़ का शिकार हो रहा है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और बहुत ज़्यादा कॉमन इशू जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, उसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स बोथ आर अफेक्टेड विद इनफर्टिलिटी। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, अगर हम इनको देखें तो दोनों चीज़ों को ये बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 सॉइल माइक्रोब्स एंड नंबर 2 ह्यूमन बीइंग की लाइफ। 2022 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हम सालाना 27,000 से ज़ायद माइक्रोब्स को रूए ज़मीन से नापेद कर रहे हैं, और यह सिलसिला इसी तरह अगर 40 साल तक जारी रहा तो ज़मीन अनाज उगाने के काबिल नहीं रहेगी, और अगर अनाज नहीं होगा तो मतलब इंसानियत की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार बताते हैं कि इंसान ने सबसे ज़्यादा ज़मीन को नुकसान पहुँचाया है। 40% ज़र्री ज़रख़ेज़ ज़मीन तबाह हो चुकी है। दुनिया की निस्फ़ आबादी इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान में लगी हुई लंबी कतारें एक बोरी आटा हासिल करने की इसकी वाज़ेह मिसाल। हमारा आज का प्रोग्राम चंद अफराद के लिए नागवार ज़रूर हो सकता है, मगर वतन अजीज़ की बका के लिए एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के चंद भयानक हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाना इंतहाई ज़रूरी है। सुनो टीवी मुहिब्बे वतन इदारा होने के नाते ये फ़राइज़ सर अंजाम देने जा रहा है। खादों का इस्तेमाल हमारी ज़राअत के लिए कितना ज़रूरी है? पाकिस्तान में बहुत से किसान बगैर खादों या इंतहाई कम खादों से बहुत कामयाब काश्तकारी कैसे कर रहे हैं? दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ खाद इस्तेमाल करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा रही है? ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ऑर्गेनिक मैटर एक अच्छी मिकदार में मौजूद हो, मगर बदकिस्मती से सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हमारी ज़मीनों में ये चारों अनासर इंतहाई कम हो चुके हैं, यानी हमारी ज़मीन इस वक्त गैर ज़रख़ेज़ कैटेगरी में फ़ाल करती है। हम किस तरह मुसलसल अपनी ज़मीनों को बंजर कर रहे हैं, किस तरह किसानों के अखराजात बढ़ रहे हैं और मुनाफा कम हो रहा है, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। कीमियाई खादों का मुसलसल इस्तेमाल हमारी जमीन से नामियाती मादे को कम कर रहा है। जमीन की ऊपर वाली तह सख्त होती जा रही है, पीएच बढ़ती जा रही है, जमीनी माइक्रोब्स हलाक हो रहे हैं। चंद साल कबल जहां खाद का 1 बैग इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां आज 3 बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की 2021 में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन में सिर्फ 60 से 80 फसलें बाकी हैं। इसके बाद जमीनें बंजर हो जाएंगी और अगर उस वक्त जमीन को बहाल करने का प्लान बनाया गया
तो 100 से 150 साल लग सकते हैं। In Pakistan, the data that we have from the National Fertilizer Development Center shows an average amount of 194 kilograms per hectare, with differences between provinces, with Sindh being the one using more fertilizer per hectare and KP using the less. So what is important for Pakistan is to look at these good practices in the sustainable use of fertilizer and the good practices in terms of handling, transportation, quality of fertilizer, storage of fertilizer, sale of fertilizer, and ensure that the outcome are healthy soils for producing the maximum amount of food while preserving the environment. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में एक रिपोर्ट के जरिए दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि हम अपनी ज़राई ज़मीनों को तबाह कर रहे हैं, जिससे दुनिया में खुराक के शदीद बहरान का खतरा है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि जिस रफ्तार से हम जमीन खराब कर रहे हैं, 2050 तक दुनिया भर में 90% जमीन की ऊपर वाली सतह गैर पैदावारी हो चुकी होगी। आज से 20-30 साल कबल जब खादों का बहुत ज़्यादा रवाज नहीं था तो लोग कैसे अच्छी पैदावार ले रहे थे। इस वक्त हम एक बुजुर्ग किसान मोहम्मद शफी के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह अपनी फसलों से अच्छी पैदावार लेते थे। अस्सलाम वालेकुम। शफी साहब, आज से 20 साल पहले आप कितनी खादें डालते थे ज़मीन में? बहुत घट गोबर की खाद पाने से अच्छा फसल होंदा सी। 2 फसल लेने से बहुत बेहतरीन होंदे फसल। ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਠੇ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ। यानी ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪੱਠੇ, ਨਾ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਲਈਏ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। यानी पहले ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕੁਛ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਦੇ ਗੋਇਆ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में 2021 में एक रिसर्च हुई जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया कि खादों का इस्तेमाल फसलों को वक्ती फ़ायदा तो देता है, मगर इनका मुसलसल इस्तेमाल ज़मीन से ज़रखेज़ी भी कम करता है और ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार भी इंतहाई कम हो जाती है। कीमियाई खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीन सख्त होती जा रही है। कुदरती तौर पर पौधे को खुराक मुहैया करने वाले माइक्रोब्स की सरगर्मियां भी महदूद हो रही हैं। मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है, जमीन का नामियाती मादा कम हो रहा है, जिससे कीमियाई खादों की अफादियत मुसलसल कम होती जा रही है। खादों और कीड़े मार अद्वियात के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से किसानों को वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमारी इस सॉइल में मौजूद माइक्रोबायोटा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी में रोल प्ले कर रहे हैं ड्यू टू द रीसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन, वो अगर इसकी वजह से तबाह हो जाएंगे तो ज़मीन की ज़रखेज़ी वक्तन फ़वक्तन वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। ज़मीन की ज़रखेज़ी तो ख़त्म हो ही रही है, साथ ही साथ जो हमारे सॉइल के माइक्रोब्स हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी रेट इतना कम हो जाएगा कि फसलों की प्रोडक्शन रेट बुरी तरह से फॉल करेगा, जो अल्टीमेटली इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। ज़मीन का तज्जिया करने वाले साइंसदानों को कहना है कि पाकिस्तान की ज़री ज़मीन की ज़रखेज़ी मुसलसल कम हो रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए हम ज़री ज़मीन की टेस्टिंग लैब की एक साइंटिफिक ऑफिसर शबाना नज़ीर साहिबा के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइएगा हमारी ज़रखेज़ी ज़मीन की क्यों कम हो रही है? हमारी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिनकी बिना पे जो उसकी ज़रखेज़ी है वो उसमें कमी आ रही है। उसमें है कि इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो है एक मेन। उसके अलावा जो हमारा फार्मर है, ठीक है, वो अनअवेयर है, वो एजुकेटेड नहीं है, उस तक कोई अवेयरनेस नहीं जा रही। दूसरा जो है, जो हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है,
पाकिस्तानी सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो लेस देन 1% है। हम खादें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा पीएच वाली हैं और हमारी ज़मीन ऑलरेडी अल्कलाइन है, यानी ज़मीन की भी पीएच ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है ये इससे ज़मीन नहीं ख़राब हो रही? इससे भी जो है ना हमारी ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है वो भी मुतासिर हो रही है। तो हमें चाहिए कि जो हम ऐसी खादें बनाएं जिसकी जो पीएच है ना वो कम हो, हमारी अल्कलाइन लेवल तक हों कि तो जो न्यूट्रिएंट होंगे उसके अंदर वो जो सॉइल के अंदर हैं वो भी अवेलेबल हों, ताकि हम कोई भी फसल लगाएं तो वो उसको आसानी से वो उसको अपटेक कर सके, वो फसल ले सके। हाई अल्कलाइन ज़मीनों को लो पीएच वाली यानी एसिडिक खादों की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में काम उल्टा हो रहा है। ये ज़िम्मेदार कौन है और सही कौन कर सकता है इसको? इसके ज़िम्मेदार तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सेक्टर है जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी फर्टिलाइज़र बनाएं जो हमारी पाकिस्तानी जो सॉइल है उसकी पीएच पे वो अवेलेबल हो। ठीक है, उनको वो करना चाहिए। दूसरा जो हमारे फार्मर हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए। अच्छा, हमें क्या फ़ौरी तौर पे हंगामी इक़दामात क्या करने चाहिए कि ये जो सारा ख़राब हो रहा है सॉइल स्ट्रक्चर उसको ठीक किया जा सके? उसको बेहतर करने के लिए ये है कि जो हमारा बैलेंस यूज़ है ना फर्टिलाइज़र का वो हम करें। अच्छी पैदावार देने वाली ज़मीन उसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का कितना रेशो होना चाहिए? इसके अलावा उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए और हमारी ज़मीनों में इस वक्त कितना है? जी, ये ना जो हमारी इस लैब में जो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जो हमारे किसान हमारे पास अपने मिट्टी के सैंपल लेके आते हैं वो हम चेक करते हैं। तो उसके पीछे जो हम एक रिपोर्ट उनको बना के देते हैं तो उसके पीछे ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि जो ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसका मयार क्या है। ऑर्गेनिक मैटर अगर लेस देन 0.86 होगी तो वो क्या होगी, पुअर होगी। 0.8 से अगर 1 तक होगी तो वो क्या होगी, मीडियम होगी। और ग्रेटर देन 1% होगी तो उस सॉइल को हम कहेंगे कि वो हमारी फर्टाइल सॉइल है। सॉइल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम ज़रख़ेज़ी में नहीं आते। हम ज़रख़ेज़ी में नहीं आते। हम अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी रोज़ ब रोज़ या दिन ब दिन जो है ना वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में लैब्स की बात करें तो जो आपकी ज़िलाई लेवल पे लैब्स हैं वो इसी तरह की हैं या इससे कम सहूलियात? हमारी सारी की सारी लैब इसी तरह आपको वेल एस्टेब्लिश्ड नज़र आएंगी। अच्छा, 10% से कम किसान आते हैं टेस्टिंग के लिए, क्या वजह, डरते हैं लैब से किसान? नहीं, डरते नहीं। आई थिंक उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमें ना इस तरफ जाना चाहिए। लैब्स हैं, कुछ लोगों को तो अभी तक मेरे ख्याल में 50% फार्मर को ये भी नहीं पता कि इस तरह की कोई लैब है, तो वहाँ जाके हम अपने जो है ना सॉइल को टेस्ट करा लें, चेक करा लें कि वो ये हो अनअवेयरनेस। जी शुबाना नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त एक सरकारी इदारे में मौजूद हैं जहां पानी और मिट्टी की जांच की जाती है और हमारे साथ सैयद सज्जाद हैदर काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब चीफ साइंटिस्ट हैं इस इदारे के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बताइए, आपके पास मुख्तलिफ एरिया से सैंपल आता है मिट्टी का टेस्ट करने के लिए, तो किस हद तक बंजर हो चुकी है हमारी ज़मीन? इसमें यह है कि जो ज़मीन में खुराकी अनासर है ना उनकी कमी बेशी होती है। बंजर तो हम उसको कहेंगे कि जो जहाँ पे कुछ भी ना हो सके, लेकिन हमारे ज़मीनें उस हिसाब से बंजर नहीं हैं, लेकिन उसमें खुराकी अनासर की कमी बेशी से वो लगता है कि ये ज़मीन बंजर है। तो उसके लिए जांच के लिए ये लेबॉर्ट्री हमारे काम कर रही है कि उस ज़मीन में कौन कौन से ग़िज़ाई अनासर कम हैं, किन की जाती है और उनको कैसे मैनेज करना है। सर, हमारा बहुत सा एरिया जो है वो बंजर हो चुका है, सेम थोड़ ज़्यादा हो चुका है और ज़मीन हार्ड हो चुकी है, क्ले बन चुकी है, तो ये किस वजह से है? ये इसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो इरिगेशन वाटर है ना, जो कनाल का तो ठीक है पानी, लेकिन जो हम ट्यूबवेल्स का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो आबपाशी के लिए मौजू नहीं है। उनका मुसलसल इस्तेमाल जो है ना वो ज़मीनों को ख़राब कर रहा है। सर, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़मीन बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है? जो ज़मींदार जो हैं वो बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़मीनें तो ठीक हो रही हैं, लेकिन जो इस पे बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं कर रहे उनकी ज़मीनें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़राब होती जा रही हैं। सर, हमारा एक वक्त में एवरेज पीएच जो था ज़मीन का वो कोई 7 साढ़े 7 के दरमियान था, अब 8.2 हो चुका है। इसकी क्या वजह है? पीएच क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? इसमें यह है कि हमारी ज़मीन की जो अपरेंटली या जो पेरेंटली उसकी पीएच है ना वो ज़्यादा है ऑलरेडी,
लेकिन अब उस पर जो कीमियाई खादें डाल रहे हैं उनकी भी पीएच ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़मीन की पीएच जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। हम कम पीएच वाली खादें क्यों नहीं डालते? बस ये अवेयरनेस की है कि एक तो ये कि मार्केट में भी उस हिसाब से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो उनका होता है वो मार्केटिंग लेवल से वो करते हैं, अपने हिसाब से वो बेचते हैं, जो चीज़ उनको ज़्यादा मार्जिन दे वो मार्केट में वही देते हैं। लेकिन ये ज़मींदारों के लिए ये है कि वो महकमा ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं ना, उनसे ज़रूर मशवरा करें कि कौन सी खाद बेहतर है। हमारे हमसाया मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि आप यहाँ खादें इस्तेमाल नहीं कर सकते, केमिकल खादें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई पाकिस्तान में कोई लॉ है इस तरह का कि किसान फॉलो करें कि कौन सी खाद कितनी इस्तेमाल करनी है? नहीं, असल में ये है कि अब कॉन्सेप्ट जो दुनिया में आ रहा है ना, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए हमें ऑर्गेनिक की जो है ना वो फार्मिंग अगर करेंगे तो वो इतनी महंगी होगी कि वो अफोर्ड नहीं होगी। और लेकिन हमने क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को भी फीड करना है, बल्कि कुछ बाहर के जो हमसाया मुल्क हैं उनको भी भेजना है, तो उसके लिए फिर ये गैर नामियाती खादें का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो ज़रूरत की खाद है वो इस्तेमाल करें। जी सजाद हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ 10% यानी 10% से भी कम किसान जो है वो ज़मीन की जांच करके उसके बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। 90% से ज़ायद किसान खादों का बेजा इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। मट्टी का तज्जिया करने वाले माहिरीन के मुताबिक आज से चंद साल कबल हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी आज के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। हम खादों के बहुत कम इस्तेमाल या बगैर खादों के अच्छी खासी फसल ले रहे थे, और फिर खादों का दौर शुरू हुआ, यानी खादों के असरात ज़मीन पर आना शुरू हुए, और आज किसान ज़्यादा फसल के लालच में खादों का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा ज़मीन से ख़तरनाक हद तक कम हो चुका है। इसके अलावा ज़मीनी माइक्रोब्स भी मर चुके हैं। यूँ कह लीजिए कि हमारी ज़मीन इस वक्त ICU की हालत में है, यानी मसनूई सांस के सहारे चल रही है। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन एग्रेरियन एसोसिएशन पाकिस्तान साइम रशीद साहब मौजूद हैं। साइम साहब अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कि क्या ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक उसकी ज़रख़ेज़ी कम हो चुकी है? बेंजामिन साहब, पाकिस्तान की ज़मीनों में ज़रख़ेज़ी थी ही नहीं। कम तो उस वक्त होगी जब आप कह सकते हैं कि ज़मीनें ज़रख़ेज़ थी और अब ये कम हो गई है, ऐसी बात नहीं है। हम जो कि नेचुरली कुदरत की तरफ से जिस खिते में हमारी मुल्क वाक़ है, इसमें हमारी 93% ज़मीनें अल्कलाइन है। अल्कलाइन ज़मीनें उन ज़मीनों को कहा जाता है जिनकी pH जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो हमारी मेजॉरिटी ज़मीनें जो पंजाब की 93% ज़मीनें उनकी pH जो है 8, 8.4, 8.6 इस रेंज में फॉल करती हैं। तो इसलिए हमारी अल्कलाइन ज़मीनों में जैसे ही आपकी pH जो है वो 7 से ऊपर जाती है, तो मुख्तलिफ खादों की जो सी अफादियत होती है ज़मीन के अंदर या उनकी एफिशिएंसी होती है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो उसका एवरेज pH 8.2 है और अल्कलाइन ज़मीनें हैं बुनियादी तौर पर। तो जो खादें हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इसकी नौइयत के मुताबिक हैं? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खाद इस्तेमाल हो रही है नाइट्रोजन के लिए वो यूरिया इस्तेमाल हो रही है, और आपका फास्फोरस के सोर्स के तौर पर DAP इस्तेमाल हो रही है। दोनों ही खादें जो सी हैं वो अल्कलाइन हैं, उनको जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है। गो के DAP जब बाद में नाइट्रिफिकेशन में जाती है तो एसिडिटी बन जाती है, एसिडिक हो जाती है, लेकिन जो इनिशियल सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन ही होता है। और DAP फास के अंदर जो मौजूद फास्फोरस है, पाकिस्तानी ज़मीनों की अल्कलाइन जो सी नेचर है उसकी वजह से ये फास्फोरस की ज़्यादातर मकदार 70% जो मकदार फास्फोरस की है वो फिक्स हो जाती है कैल्शियम के साथ मिक्स। जो पाकिस्तानी ज़मीनों में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है और ये कैल्शियम फास्फेट जो कि नाकाबिले हल पजीर है, पानी में हल पजीर नहीं होता, वो बना देता है, और जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल यूज़ एफिशिएंसी फास्फोरस खादों की DAP की है वो बहुत हद तक कम है। हमारे जो प्लांट हैं अब जब वही हाई pH की खादें बना रहे हैं तो किसान फिर कहाँ से रिप्लेसमेंट ढूंढेगा? हमारे पास वसाइल जो थे, जो पॉलिसी लॉबिंग की गई वो इन्हीं प्लांट्स की गई थी। पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं तो सबसे बेहतरीन जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो अमोनियम सल्फेट है, जिससे हमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी बैलेंस मकदार में और हमें सल्फर मिलेगा लगातार, और अमोनियम सल्फेट का लगातार इस्तेमाल हमारी ज़मीन की pH को कम कर सकता है। लेकिन
बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमोनियम सल्फेट का एक भी प्लांट नहीं है। सर वजह क्या है, क्यों नहीं ये प्लांट लग रहे? जो प्लांट पाकिस्तान में लगे हुए हैं इस वक्त काफ़ी सारे प्लांट, 14 से ज़्यादा प्लांट लगे हैं जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और उनके अंदर जो फर्टिलाइज़र तैयार की जा रही है वो चीपर है। यूरिया क्यों बन जाती है पाकिस्तान में कि यूरिया के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सी प्लांट्स को सब्सिडाइज प्राइस पे तकरीबन मुफ्त कह सकते हैं आपको गैस से देती है, नेचुरल गैस, जो कि यूरिया को बनाने के लिए उसका बेसिक एलिमेंट है। तो अगर आप दूसरे रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल का भी मसला है। जब आप अमोनियम सल्फेट के लिए जाएंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन नहीं है। इस तरह हमारे पास फास्फोरस की सप्लाई चेन नहीं है रॉ मटेरियल की। हज़ारा से फास्फोरस निकलता है लेकिन वो इतने मकदार में नहीं है और इस लेवल का नहीं है कि उससे अच्छी फास्फोरस खाद बनाई जा सके। पाकिस्तान में जो खाद बनाने वाले प्लांट हैं ये कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, और इस वक्त दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी वाली खादें बन रही हैं, तो हम कितना पीछे हैं? देखिए पाकिस्तानी प्लांट तो आप कह सकते हैं ये वो टेक्नोलॉजी है जो मतरूक हो चुकी दुनिया में। आप इसे कह सकते हैं जंगे अजीम दोइम की टेक्नोलॉजी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं मसलन। और जो खादें ये बना रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली आप देख लें, आप DAP की बात कर रहे हैं, DAP 100% वाटर सॉल्युबल है जो दुनिया में बनती है। पाकिस्तान में आपकी DAP की इतनी बैड क्वालिटी है कि पानी में हल ही नहीं होती। आपको क्या लगता है अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में क्या तबाही देख रहे हैं ज़रात? फ्यूचर में आपके सामने इंडिया है। इंडिया में सिंथेटिक खादों का इतना इस्तेमाल हुआ कि ज़मीन ने किसी भी किस्म की और न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, वो बर्दाश्त ही नहीं करती। अब एक स्टेज आ चुकी है कि इतने ज़्यादा उनकी खादों के इस्तेमाल से नीचे इतनी ज़्यादा सॉल्ट अकोमोलेशन हो चुकी है कि अब ज़मीन जो सी वो बहाल ही नहीं हो रही। और फार्मर जो है बेहतरीन बीज होने के बावजूद, बेहतरीन आपके पास पानी के ज़राए होने के बावजूद वो खुदकुशी पे मजबूर है क्योंकि उसकी जो ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस तरफ नहीं गया, लेकिन आने वाले कुछ सालों में 20-25 सालों में उस तरफ जा सकता है। दुनिया भर में बायो कंपोस्ट बनाने वाले प्लांट भी लगे हैं जहां केमिकल फर्टिलाइज़र के प्लांट लगे, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। इसकी क्या वजह? बायो कंपोस्ट में दो इशू आते हैं। एक तो बायो कंपोस्ट जब आपको डालनी होती है तो आपको वो बहुत ज़्यादा मिकदार में डालनी होती है, उसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बायो कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फार्मर को अपने फार्म पे फर्मेंटर लगा के वो अपने जानवरों के फजले से अपनी खाद तैयार करते हैं। जी सर, इंडिया का तो आपने बताया, इसके अलावा कोई और कंट्री बताएं जिन्होंने रिवाइवल किया हो? देखिए तरक्की पज़ीर ममालिक में इंडिया के बाद जो मुल्क आता है बल्कि इंडिया से बेहतर जा रहा है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या किया उन्होंने? ब्राज़ील में उन्होंने अपनी सॉइल के एनालिसिस किए, उन्होंने सॉइल की स्ट्रक्चर को समझा। कोई फार्मर भी जो सा ब्राज़ील में है वो बगैर सॉइल रिपोर्ट के, सॉइल एनालिसिस के बगैर वो सॉइल अपनी फर्टिलाइज़र रिकमेंड नहीं करता। गवर्नमेंट ने उनको चैनलाइज़ किया, उनको एजुकेट किया कि आपकी ज़मीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद फार्मर्स ने उनको अडॉप्ट किया, तो वही गन्ना जो कि पाकिस्तान में 800,000 मन पैदावार फी एकड़ देता है, ब्राज़ील में 3,000 मन दे रहा है। रात में इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए गवर्नमेंट पाकिस्तान में ओवरऑल ज़राअत में वही कुछ कर रही है जो दीगर डिपार्टमेंट में कर रही है। ब्राज़ील ने प्लान आपका लॉन्च कर दिया, मुकम्मल होने वाला है। थाईलैंड मुकम्मल कर चुका है, चाइना मुकम्मल कर चुका है, वियतनाम मुकम्मल करने वाला है। इंडिया में 2027 में मुकम्मल हो जाएगा, 2005 में स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे काम ही नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो आपका कागजों में तो लॉन्च किया हुआ है, कागजों में जो लॉन्च किया 2025 कागजों में जो लॉन्च किया था वो एक ऐसे रहते हैं कि जब मैं कह दूँ कि भाई मैं अपनी गाड़ी के ऊपर कल रात चाँद पे चल जाऊँगा, ये ऐसे ही प्रोग्राम था। सामसा, पाकिस्तान भर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कौन सी ज़मीन बेहतर लगती है और कौन सी सबसे ख़राब हो चुकी है? देखिए इस वक्त अगर आप सबसे पहले हम ख़राब की बात करते हैं तो अपर सिंध और पूरा पंजाब, बरानी इलाकों को छोड़ के, और KPK के आपाश इलाके, इनमें तो खादों के बेतहाशा इस्तेमाल से ज़मीन आपकी सख्त हो चुकी है। वो आपकी अपनी जो सी ज़रखेज़ी है, कुदरती ज़रखेज़ी है, वो खो बैठी है। लेकिन सिंध के इलाके जो बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, बलूचिस्तान के इलाके जो बिल्कुल वर्जिन लैंड्स हैं, जिनमें अब आपका अगर पानी पहुंचाया जाए तो हमें मिलियंस ऑफ एकड़ ज़मीन मिल सकती है जो कि बहुत ज़रखेज़ है और वो नेचुरल है। उसके अंदर सारे का सारा आपकी कुदरती अज़ा मौजूद हैं, उस ज़मीन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वहाँ पे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फार्मिंग कर सकते हैं। इसी तरह आपके KPK के माउंटेन एरिया और गिलगित बिल्तिस्तान की पूरी वैली जो सी है वो आपकी ऑर्गेनिक है। सर अगले 20 साल पाकिस्तानी ज़राअत को कहाँ देख रहे हैं? देखें अगले 20 साल पाकिस्तानी ज़राअत को हम दो पहलू हैं सवाल के। अगर रूटीन जैसे चल रही है तो कोई खातिर खा तब्दीली नहीं देख रहे, ये ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कोई ले लेते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको लॉक कर देती है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उस प्लान को डिस्टर्ब नहीं करेगी, उस प्लान में तमाम स्टेक होल्डर्स को मशावरत से इसको तैयार किया जाए, तो फार्मर को एजुकेट किया जाए और फार्मर को तैयार किया जाए कि वो मॉडर्न जो है एग्रीकल्चर इसको अडॉप्ट करे, जदीद ज़राअत से रोशनास करवाया जाए। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में मतलब हमारे रकबे छोटे हैं,
हमारा फार्मर जो सा उसको मिलजुल कर उनमें एक जो सा सोशल जो सा है इम्पैक्ट डाला जाए कि आप लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं, भाईचारा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साइम साहब। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने पड़ेंगे, नहीं तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो सिंथेटिक खादें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता रहेगा और हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती रहेगी। यूएनओ की एक ज़री रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि दुनिया भर के किसान हर 5 सेकंड में 1 फुटबॉल के बराबर ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन बंजर कर रहे हैं। खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से हालिया सालों में इंडिया में होने वाली तबाही हम सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। भारतीय किसानों ने ज़्यादा फसल के लालच में ज़्यादा खादें इस्तेमाल की, नतीजतन ज़रई ज़मीनें बंजर हो गई और तकरीबन 5 बड़ी स्टेट्स का 57% हिस्सा गैर पैदावारी हो गया। आइए आपको चंद भारतीय किसानों के तासरात सुनाते हैं। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4-4 ਬੈਗ ਪਰ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਖਾਦ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 दिन ਦਾ ਪਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर सकिया। एक तरह का ये बहुत बड़ा पाप है कि हम इतने केमिकल्स को अपने खेत के अंदर यूज करके और किस तरीके से जो है ना हम पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा जो है ना पैदा कर रहे हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस तरह से क्या उनके लिए हम सॉइल छोड़ेंगे और किस तरीके से फूड जो है हमारा खराब होता जा रहा है। आज आप तरह तरह की डिजीज देख रहे हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज की वजह से ही हो पाई है। आप ये देख सकते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर हमारा काफी ज्यादा एसिडिफाई हो चुका है, पीएच इतना इंक्रीज हो चुका है और कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने सूक्ष्म जीवाणु जो है ना हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से मार रहे हैं। जमीन की तबाही अब दुनिया भर में एक अहम मसला समझा जा रहा है। इसके ऊपर बहसों मुबासे हो रहे हैं कि किस तरह इस तबाही को रिवर्स किया जाए और मजीद तबाही से रोका जाए। यूएनओ मैदान में आ चुकी है और बाकी जो इदारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लान्स बन रहे हैं। इसके ऊपर खामोश है तो सिर्फ पाकिस्तान। ज़मीन जो है वो एक बैंक अकाउंट की तरह होती है, तो उसके अंदर जो खुराक है ये पौधे, फसलें उससे खुराक हासिल करते हैं। अब हमारी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी और सेहत है ना ये कमज़ोर हो गई है। किस वजह से कमज़ोर हो गई है कि हम साल में 1 नहीं 2 बल्कि 3-3 फसलें लगाना शुरू कर दी हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन में से खुराक निकलना शुरू होती है और वो फसलें वहाँ से खुराक जब पौधे के अंदर आती है तो ज़मीन में कम होती है। अगर हम उसके साथ साथ उसको पूरी खुराक भी दें खादों की शक्ल में या नामियाती खादों की शक्ल में, तो उससे क्या होगा कि आपकी वो बैलेंस जो है वो कायम रहेगा। ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर करने के लिए खुराक को पूरा करना होगा और उसमें नामियाती मादे को बेहतर करना होगा। इतना भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आसिफ शरीफ साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान में पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के बानी हैं और उनको पाकिस्तान और बाकी दुनिया के हज़ारों किसान फॉलो कर रहे हैं और उनकी टेक्निक से फ़ायदा उठा रहे हैं। और उनकी सबसे अहम बात यह है कि वो खादों के बगैर ऑर्गेनिक क्रॉप जो है वो उगवा रहे हैं किसानों से। सर ये फरमाइएगा कि किसान जो है वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं खादों का और बाकी केमिकल्स का भी, तो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इस वक्त और आइंदा 10 से 20 साल में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आपके ख्याल में हम कहाँ खड़े होंगे ज़री लिहाज से? नहीं, खड़े तो होंगे ही नहीं, हम तो लेटे हुए होंगे अगर ज़िंदा रह गए तो 20 साल बाद। खड़े होने का तो सवाल ही पता नहीं होता। बात यह है कि पहली बात यह है कि खादें क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़हरें क्यों फार्मर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक रिसर्च होती है, रिसर्च के इदारे हमारे जितने भी इदारे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं ये PRC लेवल के ऊपर और इससे भी बड़े लेवल के ऊपर मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ कि भाई आपने 50 साल में अरबों रुपया, खरबों रुपया इस कौम का खर्च किया है, मुझे बताइए कि आपकी आउटपुट क्या है।
आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिससे फार्मर की ज़िंदगी आसान हुई हो, खाने वाले की ज़िंदगी आसान हुई हो, खुराक की जो कीमत है कम हुई हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई हो। देखो यही चीज़ें हैं ना जो हमारे लिए मैटर करती हैं। पैदावार बढ़ी हो, पैदावार भी बढ़ी, एक ज़रूरी सवाल ये भी है, लेकिन बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने किस प्राइस पे किस क्वालिटी की खुराक प्रोड्यूस की। अगर आपने यील्ड इंक्रीज़ की तो यील्ड इंक्रीज़ का बेनिफिट फार्मर को नहीं हुआ, वो इनपुट सप्लाई कंपनीज़ को हुआ, क्योंकि वो पैसा सारा वो ले गए। और कंज्यूमर को क्या हुआ? कंज्यूमर को गंदी खुराक मिली, जहर आलूद खुराक मिली। अब ये एक बड़ी स्टडीज़ है इसके ऊपर कि लेट्स से कि 50 साल पहले जो हम 1 किलो खाते थे, उसमें जो न्यूट्रिशन डेंसिटी थी, आज वो न्यूट्रिशन डेंसिटी पूरी करने के लिए हमें 8 किलो खाने पड़ेंगे। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो जो खाद इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है, ये खरबों डॉलर की एक बड़ी जायंट बन चुकी है। तो अगर ये ज़रूरत नहीं है तो फिर ये दुनिया भर में क्यों ये फ़रोख्त हो रही है? ज़रूरत पैदा की गई ना, ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन ज़रूरत को पैदा किया गया। हुआ ये कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद पैसा उन कंपनीज़ के पास था जो जंग को सामान बेच रही थी, वो इन शेप ऑफ तोपें या इक्विपमेंट था या इन शेप ऑफ एमुनेशन था। उन कंपनीज़ के पास पैसा था। अब जंग बंद हो गई, ऊपर से यूनाइटेड नेशन बन गया और उनका ख्याल था कि यार दोबारा जंग हो ही ना, तो हम किधर जाएं। उन्होंने आपस में एक कार्टेल बनाया और जो तोपें और जंगी सामान बेचने वाले थे, बनाने वाले थे, उन्होंने ट्रैक्टर्स बनाना शुरू कर दिए, और जो एमुनेशन बनाने वाले थे उन्होंने खाते और जहरें बनानी शुरू कर दी। अब ये कार्टेल आपस में मिल गया। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि डिमांड क्रिएट की जाए। अब डिमांड कैसे क्रिएट हो कि अगर सॉइल के अंदर माइक्रोब्स को आप मार देंगे, फसलें नहीं होंगी, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। होंगी तो वीक होंगी, उनके ऊपर कीड़े आ जाएंगे, उनको स्प्रे करने के लिए फिर जहरें चाहिए होंगी। तो ये एक पूरा सिचुएशन क्रिएट की गई, ये क्रिएटेड सिचुएशन है। सर, पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, कोई ऐसे कंट्रीज़ आपकी नज़र में हो जहां बगैर खादों के कामयाबी से काश्तकारी हो रही हो? बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मसलन कुछ क्यूबा है फॉर इंस्टेंस। क्यूबा में बाई फोर्स उनको कोई चीज़ बाहर से आने की इजाज़त नहीं थी, तो सबसे अच्छी खुराक अगर क्यूबा है और तस्मेनिया है इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एग्रोकेमिकल का कोई रोल ही नहीं रहा पिछले 50, 60, 70 सालों में, यानी कि आया ही नहीं। और बेहतरीन जो यानी कि सबसे अगर कॉस्टली आपको हनी चाहिए या कोई भी खुराक चाहिए तो तस्मेनिया की होगी आपको। प्रोड्यूस इन तस्मेनिया मीन्स 4 टाइम मोर कॉस्ट, नॉट बिकॉज कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, बिकॉज उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, टेस्ट इतना अच्छा है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो सप्लाई मीट ही नहीं कर सकते। सो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, बेच रहे हैं मज़े लेके। यानी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि बगैर खादों के बड़ी अच्छी काश्तकारी हो सकती है। तो यार एग्जाम्पल हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है? हमारे हज़ारों लाखों एकड़ यहाँ पे हैं जो बगैर खादों के हो रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स को नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर पूरी तफसील बताएंगे कि अगर आप भी बगैर खादों के काश्तकारी करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। कुछ ज़राई माहिरीन के मुताबिक कीमियाई खादें पौधे की अच्छी अफजाइश के लिए ज़रूरी हैं। अगर मुनासिब खादों का इस्तेमाल ना किया जाए तो पौधे की सेहत मुतासर हो सकती है। आपको लिए चलते हैं हाफिज़ वसीम मोहम्मद खान साहब के पास, जो पाकिस्तान के मारूफ ज़री साइंसदान हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या हमारा किसान ज़मीन की जांच के बाद खादें इस्तेमाल करता है या अंदाज़ों से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि क्या हमारा किसान खादों का मुनासिब इस्तेमाल कर रहा है? मैं कसूरवार इसके अंदर सबको ही कसूरवार समझता हूँ, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जब उनके इश्तिहार आते हैं तो वो ये कहते हैं ज़मींदार पर आओ 2 गट्टू तले तो 2 गट्टू उत्ते। वो मेरी ज़मीन ठीक है, क्या उसे 2 गट्टू चाहिए? मेरी ज़मीन ख़राब है, क्या अभी भी उसको 2 गट्टू चाहिए? तो ये अनफॉर्चुनेटली अगरचे हर ज़िले के लेवल पर लेबॉरेटरीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है कि जब मैंने फसल लगानी है तो मुझे ये तौफीक भी हो कि मैं ज़मीन का तजिया करवाने के लिए, जो बिल्कुल आलमोस्ट फ्री होता है 5 रुपीज़ के अंदर, तो मैं वहाँ पर जाऊँ और वो मुझे शीशा दिखा दे कि आपकी ज़मीन में ये चीज़ है, ये खाद आपने ज़्यादा डालनी है और ये खाद आपने कम डालनी है या नहीं डालनी है। मेरे नज़दीक जो चीज़ ज़मीन में नहीं है उसकी अगर कमी है तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र ही पूरा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर।
दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि बगैर कीमियाई खादों के ऑर्गेनिक खादों के ज़रिए बड़ी अच्छी पैदावार ली गई हो। क्यूबा में खादों के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, मगर फिर भी वहाँ बहुत अच्छी पैदावार ली जा रही है। कुदरती खादें इस्तेमाल करने वालों की ज़मीन भी हर गुजरते दिन के साथ बंजर होने की बजाय ज़रखेज़ हो रही है। इंडिया दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो दुनिया भर में खादों के बगैर तैयार की गई खुराक एक्सपोर्ट करता है, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 240 अरब रुपए से जायद बनती है। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। शोबा सॉइल साइंसेस के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर राशिद साहब, और एक फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मिस्टर जबरान बदर साहब। उनसे बात करते हैं कि दोनों अपने अपने तरीके से किस तरह फार्मिंग कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब फरमाइएगा कि खादों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए? पौधे को जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है ना रिक्वायर्ड हैं अपनी ग्रोथ को मुनासिब तरीके से करने के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ तरह के मैक्रो मालिक्यूल्स बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, DNA, RN, ये सारे मालिक्यूल्स बनाने के लिए और पौधे को मुनासिब ग्रो करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की बड़ी ज़रूरत है। और मुसलसल फसलें लगाने की वजह से, साल में 2-2, 3-3 फसल लगाने की वजह से ग़िज़ाई अज़ा की ज़मीनों के अंदर बहुत ज़्यादा अब कमी है, और अगर हम इनको सप्लाई नहीं करेंगे खादों के ज़रिए से तो हम अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं। जबरान साहब आप बताइए कि जब आप ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो प्रोफेसर साहब ने अभी बताई वो कैसे पूरी करते हैं? हम मिट्टी पे तवज्जो पिछले 70 साल से हमने नहीं दी। हमने पिछले 70 साल से कीमियाई खादें इस्तेमाल कर करके हमने अपनी मिट्टी का pH लेवल, जैसे सर ने बताया, बहुत हाई हो गया हुआ है, और हमारी जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज़म सिस्टम है वो डेड कर दिया हमने। उसको हमें दोबारा से जगाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। उसको उठाने के लिए हमें कुदरती खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो तरीका बता रहे हैं, इस तरीके पे लार्ज स्केल पे फार्मिंग मुमकिन है? एक बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन लेने के लिए आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये भी तो हकीकत है ना कि ज़्यादा खादों के इस्तेमाल से इस वक्त जो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी लेवल है वो बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। वो ज़्यादा खादों की खादें तो डालता ही नहीं हमारा फार्मर, जितनी कि उसको रिकमेंड की जाती हैं। तो इसलिए जो नुकसान है वो ऑब्वियसली इम्बैलेंस का ज़रूर है कि जब आप इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र डालते हो तो उससे नुकसानात होते हैं। तो डोज बहरहाल हमारी बहुत कम है। जी जबरान साहब, आपको क्या लगता है कि आपका जो ऑर्गेनिक खादें आप बना रहे हैं उससे ये ज़मीन की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? जी हाँ, उससे हमारा pH लेवल जो है नीचे आ रहा है, 7 पे 8 पे आ रहा है। नहीं तो जो लोग कुदरती खादें नहीं इस्तेमाल कर रहे उनका आप pH लेवल चेक कर लें, वो 9-10 आपको मिलेगा। फिर हमारा जो उससे 9-10 तो भी कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में, एवरेज 8.2 है। वो मतलब 8 लगा लें, आपके पास आया हुआ है फिगर जो आपको हुकूमत ने दे दिया। हुकूमत तो अभी फर्टिलाइज़र और मज़ीद बेचना चाहती है अपना, तो मज़ीद वो फर्टिलाइज़र बेचने के लिए pH लेवल की फ़िगर्स भी आपके पास सही नहीं आनी। तो यहाँ आप चले जाएँ बूढ़े वाला साइड पे चले जाएँ, आगे चले जाएँ, वहाँ पे 9 तक चला गया है। और अब अभी जो सूरत पानी की आ रही है कि पानी में हैवी मेटल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो जब हमारी फसलों पे आता है तो वो कितना डैमेज कर देता है मिट्टी को कि हमारी फसलें उतनी बढ़ोतरी नहीं कर रही। इस वक्त कितना स्केल है आपका, कितने एकड़ पे आप करवा रहे हैं? हमारा चीचा वतनी साहिवाल बूढ़े वाला में तकरीबन 200 एकड़ 500 एकड़ के हमारे के तकरीबन 12-13 फार्मर्स हैं जो काम कर रहे हैं। फिर हमारे जो है मुल्तान में फार्मर्स काम कर रहे हैं। हमारे जो राइस के ऊपर, हमारा राइस पे माशाल्लाह 150-200 मन फ़ी एकड़ पे हमारा फार्मर चला गया हुआ है। फैसला अगर मिक्स कर लिया जाए, जो हमारी कीमियाई खादें हैं वो हस्बे ज़रूरत डाल ली जाएँ और ऑर्गेनिक मैटर डाल लिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा और पैदावार भी आती रहेगी। असल में ज़रूरत तो इसी बात की है कि हम जो है ना इसको मिक्स कल्चर को लेके चलें। हम जो है ना न्यूट्रिएंट्स पूरे करें केमिकल फर्टिलाइज़र से, और जो बाकी बातें हैं वो हम बाकी फ़ायदे जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के भी लें। ठीक है, कभी भी किसी ने भी ये जो है ना इस बात को ये नहीं कहा कि हमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालना चाहिए। जो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने का कह भी रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर को ना डालने का कभी भी नहीं कहते। जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया जबरान साहब। डिस्कशन के बाद मालूम हुआ कि कीमियाई खादें अगर 25 से 30% डाली जाएं और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीनों में डाला जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं।
कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन कल्चर एग्रीकल्चर है और जिस मुल्क का ये कल्चर ठीक हो उसके बाकी कल्चर्स ठीक ही होते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का कल्चर ठीक नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करके ज़मीन को ख़राब कर लिया है, बल्कि तबाह कर लिया है।